मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनों, सभी को मेरा सलाम, आदाब और क्रांतिकारी जय भीम। हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान हैं फिरोज अहमद साहब बहुत पीछे बैठे हैं आगे अपना स्थान ग्रहण कर लें और जो खास लोग हैं सब आगे आ जाएं। मैं कुछ ज़्यादा एजुकेशन, इल्म और शिक्षा नहीं रखता, लेकिन जो कुछ मैंने अपने असातिज़ा इकराम, टीचर्स और क्षेत्रवासियों और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग 2-4 बातें जो मैंने सुनी हैं, मैं अपने इल्म की हैसियत से आपके बीच रखूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है, अपील है, इल्तिमास और रिक्वेस्ट है कि आप उनको ध्यानपूर्वक सुने। आज का जो सम्मान समारोह है, यह आत्मसम्मान, समानता का उत्सव है और हमारे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में आज ये जो पर्व है, ये जो जयंती है, एक त्योहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में पैदा हुए। आपकी माता जी भीमाराव जी थी, आपके पिताजी राम जी मालव जी सतपाल जी थे, जो ब्रिटिश इंडियन सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। आपका जो माइंड था, आपकी जो मेंटेलिटी थी, वो इस कदर पावरफुल थी कि आपने बचपन से एजुकेशन को अपने दामन से लगाए रखा और आपके जहन दिलो दिमाग में ये बात फिट थी कि अगर हम अपने पिछड़े, दलितों, शोषित वर्ग को, या जो भी जिस समाज का शोषित वर्ग है, उसको अगर हम ताकतवर और जिंदा दिल इंसान बना सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ताकत है, वो है कलम की ताकत। एजुकेशन को आपने सबसे बड़ा हथियार समझा। जैसे ही आपने एजुकेशन का दामन पकड़ा, आपको यहां से कुछ सराहना हुई और आप विदेश में पढ़ने चले गए, और विदेश में पढ़ाई आपने इस कदर जोरों शोर से की, ये बात सुनने के लायक है कि जब भी कॉमर्स की कंपनी है, उसमें जब आपकी मेरिट लगाई गई और देश भर की मेरिट में जो 100 टॉपर्स है, उन सब में नंबर 1 पर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है कि हम अंबेडकरवादी हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मानजनक पद ये, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता कि पूरा समाज, पूरी दुनिया हमें अंबेडकरवादी के नाम से जानती है। क्या आपको मालूम है कि आप पर जुल्म और तशद्दुद की जब आंखें बरसाई गई, आप पर जब लम्हा जुल्म किए गए, तो आपने एक एक जुल्म को कभी उनका इख्तलाफ नहीं किया, कभी उनका अगेंस्ट नहीं गए, कभी उनकी मुखालफत नहीं की, लेकिन वो जुल्म जो आपकी शख्सियत पर किए गए, जो आपके करैक्टर पर किए गए, जो आपके नाम के साथ जोड़े गए, वो एक एक आप हमने दिलो दिमाग की डायरी में नोट करते गए। और उसकी जगह पर जब आप विदेश से पढ़कर आए, तो आपकी काबिलियत की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिटी की वजह से जब यहां पर आपको अफसर बनाया गया, और अफसर का आप जानते हैं मुकाम क्या होता है, उनके लिए नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, लेकिन आपके लिए यह सब कुछ नहीं था। आप जिस बेहद में, जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहां पे वो चपरासी था, वो भी जुल्म और शिद्दत आपसे रिश्ता करता था कि जब वो फाइल वगैरह देता था तो आपको फेंक कर देता था। जब आपको पानी पीने की जरूरत होती थी तो आपको दूर से पानी पिलाया जाता था, तो आपका मन दुखा। आपने आपके अंदर जो आपकी मेहनत और काबिलियत थी, इस देश पर आपको ठेस पहुंचती है, दिल दुखता है, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और गुजरात के लिए वाकया है, आप अपना वापस जाने का प्लान बना लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास
9 भाषाओं का में ज्ञान रखने के बाद 72 डिग्रियां, और डिग्रियां भी सब ओरिजिनल, कोई फेक डिग्री नहीं, अगर दिखाए तो तगड़े झांकने की जरूरत नहीं, सब ओरिजिनल डिग्री के मालिक होने के बावजूद भी जब मेरा सम्मान नहीं है, मेरी मान मर्यादा नहीं है, तो मैं वहीं विदेश में जाकर अपनी मान मर्यादा की बेस पर वहां मुझे सम्मान मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी और अव्वल दर्जे की नौकरी करूंगा। ये सोचते हुए आप जब वापस जाने की तैयारी करते हैं तो आप ट्रेन का इंतजार करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आपने सोचा कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इतनी एजुकेशन हासिल की, पूरी जिंदगी इस तालीम पर सर्व कर दी, लेकिन जब मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इल्म जुल्म हो रहा है, तो वो मेरी कौम जो एजुकेशन से दूर है, वो दलित शोषण पिछड़े और मानवीय जो एजुकेशन के करीब नहीं है, उन पर ये लोग कितना जुल्म करेंगे। आपने इरादा कैंसिल किया और आपने ये दृढ़ संकल्प लिया कि जो जो जुल्म मुझ पर हुए हैं, अगर मैं रूट कर यहां से चला गया तो वो जुल्म बेइंतहा बढ़ जाएंगे। आप वापस आए और अपनी कायक जिंदगी के लिए लग गए, और जब वक्त आया कि संविधान सभा की समिति को जब गठन किया गया, चारों तरफ मुहाशरे किए गए, चारों तरफ देखी गई, लेकिन जब आप पर निगाह पहुंची तो आपको उस प्रमुख समिति का अध्यक्ष चुना गया। वो अध्यक्ष चुना जाना आप पर किसी का उपकार नहीं था, आप पर किसी का एहसान नहीं था, बल्कि तो इसलिए आपको बनाया था कि इस काबिल उस दौर में से दायरे को वसी करते हैं, मेंटेलिटी को पावरफुल बनाते हैं, और 60 कंट्रीज के जो कॉन्फिडेंस होते हैं, जो संविधान होते हैं, उन संविधान को आपने अपने स्टाइल पर स्टडी में लिया, और उन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जब रखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें से जो जो चीज आपको अच्छी लगती है, अपने उस जुल्म के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ, अपने तमाम लोगों पर जुल्म के लिए उन सबको उठाकर इस भारत के संविधान में रख देते हैं और ये ताकीद कर देते हैं, लोगों जब तक आप संसार में रहोगे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दिला सकती। शर्त ये होगा कि आपको संगठित रहना होगा। कुछ लोग थे जो दुनिया के नक्शा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। नादान थे वो लोग जो आपको पहचान न सके और वो जाते जाते देश को मजबूत कर गए। मैं आपके सामने से इन शब्दों के साथ विदा लेता हूं कि हमारे हाथ में अगर संविधान की ताकत न होती तो हम एक उन लोगों की तरह अपनी जिंदगी बसर करते, जैसे कि आपने हजारों बार सुना है, हमारे कुछ साथियों पर पानी पीने पर रोक थी, उनके खाने पर रोक थी, एजुकेशन पर रोक थी, और महिलाओं पर अत्याचार श्रम बेपनाह होता था। मैं आज आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक संदेश देने जा रहा हूं, और संदेश ये है कि आप रोटी खाओ, कपड़ा कम पहनो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कर लो। अगर एजुकेशन आपके हाथ में होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय संविधान।